अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन रिलेशन फॉर मोनो एटॉमिक लीनियर लेटर्स या पेपर में से वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लेटर्स के तौर पे भी पूछा जाता है। अब इस टॉपिक में बुनियादी तौर पे हमने एक रिलेशन निकालना है, फिर उस रिलेशन से कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकालेंगे। कुछ रिजल्ट से पता चलेगा कि वेव की जो मोशन है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव वेक्टर के साथ उसका ताल्लुक, चेंजेस, तो वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का ताल्लुक उसी डिस्पर्शन रिलेशन से, उससे भी डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात? तो जनाब शुरू करते हैं। मेन टॉपिक हो गया डिस्पर्शन रिलेशन फॉर मोनोटॉमिक लीनियर लेटर्स, और यहां से आपने नाम देना है वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक लेटर्स। अब क्या है कि जनाब ओमेगा और के का जो ताल्लुक है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर का जो ताल्लुक होगा, रिलेशनशिप होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। पहली बात हो गई। अब मोनोटॉमिक लीनियर लेटर्स कौन सी होती है? जिसके एक एटम पर प्रिमिटिव सेल हो, यानी पर प्रिमिटिव सेल एक एटम आए, वो हम बोलेंगे कि वो मोनोटॉमिक लीनियर लेटस है। ओके होगी बात? अब जैसा कि आप फिग में देख सकते हैं कि आपको एक लाइन ऑफ एटम दिखाई जा रही है। तमाम एटम सिमिलर है, इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, हर एटम का मैस भी एक जितना है। हम कह देते हैं कि हर एक का मैस एम 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 है और हर एक के बीच की दूरी एक्स 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 है। ठीक हो गया बात? लेट्स से हम क्या कहते हैं कि आपके पास सिर्फ हमसाए वाले एटम ही इंटरेक्शन करेंगे, यानी ये जो आर होगा इस पे सिर्फ किसकी इंटरेक्शन होगी? R-1 और R+1 वाले की। ठीक है, और कोई एटम इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है जो यहाँ पे अब होगी, हम कहेंगे वो इलास्टिक है और वो स्मॉल एम्पलीट्यूड की है, ताकि हुक्स लॉ हम इसमें अच्छे कहेंगे ट्रू यानी वैलिड है, होल्ड कर रहा है। ठीक होगी बात? अब क्या है कि जो एटम आर है, जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ हम साए वाले इंटरेक्ट करेंगे, तो हम साए में कौन कौन से एटम है? R+1 है और R-1 है, नेबरिंग एटम हम साए में जो है। जब ये यानी वाइब्रेशंस होंगी तो ये डिस्प्लेस होंगे। जब ये डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आर की डिस्प्लेसमेंट को मैंने यू आर कहा है, R+1 की यू R+1, R+2 की यू R+2, इसी तरीके से R-1 की यू R-1 और R-2 की यू R-2। जरा डिस्प्लेसमेंट को गौर से देखो, आपको सबसे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट किसकी लग रही है? R-2 की, उससे ज्यादा R-1 की, उससे ज्यादा आर की, उससे ज्यादा R+1 की और उससे ज्यादा R+2 की। तो नतीजा ये हुआ, मैंने लिखा कि यू R+1 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ी है यू आर से, और यू आर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ी है यू R-1 से। डिस्प्लेसमेंट यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए आ रहा है। अच्छा जी, तो आर जो है वो आपका दोनों तरफ पुल्ड होगा, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इंटरेक्शन R+1 की वजह से भी होनी है, R-1 की वजह से भी होनी है। इसका मतलब आर पे दो तरह की फोर्सेस लगेंगी। तो पहले मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो हम कहेंगे कि फोर्स जो एटम आर पे लगेगी किस एटम की वजह से? R+1 की वजह से। तो वो लिखेंगे एफ इज, यानी वो आपके जो फोर्स है जो लगने वाली वो प्रोपोर्शनल है किसके? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि हुक्स लॉ होल्ड कर रहा है ना भाई। तो आपके पास फोर्स आपके ने प्रोपोर्शनल लेनी है किस चीज के? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो फर्क से आएगा, तो यू R+1 माइनस यू आर, यानी इधर जितना डिस्प्लेसमेंट आया और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया उनका जो डिफरेंस आएगा आपके पास, तो वो उसके प्रोपोर्शनल फोर्स होगी। ओके होगी बात? फिर हम आर पे दोबारा फोर्स देखेंगे किस एटम की वजह से? R-1 की वजह से। तो अब चूंकि यू आर बड़ा है, रिलेटिव डिफरेंस देखना है, तो यू R-1 से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों में आपकी प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। इकट्ठा करके लिखा जा सकता है अगर आप नेट देखना चाहते हो। तो अब आपके पास क्या किया जा सकता है? ब्रैकेट ओपन कर दें तो यू आर नेगेटिव में, यू आर नेगेटिव में माइनस के 2 यू आर आ जाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके सी कांस्टेंट लगा दिया है, माइनस कॉमन ले लें तो ये नेगेटिव वाला फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाले फैक्टर नेगेटिव हो जाएंगे। अब आपके पास कैपिटल सी स्टिफनेस कांस्टेंट है, या इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इस फोर्स को बस याद रखना है, ये फार्मूला आ गया। अब हम सादा फार्मूला भी तो जानते हैं, फिजिकल टू एम में एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होता है। तो यू आर अब आपका डिस्प्लेसमेंट है एटम आर का, तो 2 दफा इसे डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो जनाबे वाला क्या ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो मैंने सेम कर दी। अब क्या किया, ये नेगेटिव का फैक्टर था दूसरी तरफ ले गया तो पॉजिटिव में आ गया, जीरो होगी राइट साइड। ये इक्वेशन 1। ये आगे कहीं चल के हम दोबारा इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है, हम किन चीज की वैल्यू प्लेस करेंगे वो भी आप अभी समझेंगे। ये इक्वेशन जो बनी है ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एटम आर। अब हम जानते हैं वेव की जो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, u इज इक्वल टू ए ई की पावर योटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब u यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, k वेव वेक्टर है और x आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब जाहिर है मैं तीन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं इंटरेक्शन को। तो अगर मैं कहूं एटम आर के लिए ये डिस्प्लेसमेंट देखो तो एक्स आर ए ले लूंगा। अगर एटम आर प्लस वन के लिए एक्स की वैल्यू सोचूं तो वो आर प्लस वन ए हो जाएगा। और अगर आपके पास मैं आर माइनस वन एटम के लिए डिस्प्लेसमेंट देखूं तो यू बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आर माइनस वन ए के। तो इसका मतलब ये जो अब आपने इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला है एटम आर के लिए ये आ जाएगा, आर प्लस वन के लिए ये आ जाएगा, आर माइनस वन के लिए ये आ जाएगा। यानी सिंपल एक्स की वैल्यूज प्लेस करते जाओ वो आपके पास रिजल्ट बनता चला जाएगा। एक्स की वैल्यू देख के एटम का पता चल जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू आर ए रखी तो एटम आर ए है, अगर एक्स की वैल्यू आर प्लस वन ए रखी तो आर प्लस वन ए है। बात समझ आ गई? तो ए बी सी अब आपके पास एटम आर का इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशन है, आर प्लस वन की इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशन है, आर माइनस वन की इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशन है। अच्छा जी, तो डिस्प्लेसमेंट जो आर का आपके पास आ चुका है वो ये है। अगर मैं इसे एक दफा डिफरेंशियल करता हूं तो अब जाहिर है के के लिए आपने इधर टी के लिए ऐसे करना है। तो अब आपके पास जनाबे वाला क्या होगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा योटा के साथ नीचे उतरेगा, दोबारा फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पर करोगे माइनस, फिर योटा ओमेगा नीचे उतरेगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। योटा का स्क्वायर माइनस में होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये फैक्टर आ गया। अब जरा ये चारों फैक्टर देखो ए बी सी डी, वो जो इक्वेशन 1 बनी थी तो क्या उसमें ये चारों फैक्टर मौजूद है? जनाब मौजूद है। उन चारों की वैल्यूज लगाई जा सकती है इक्वेशन 1 में। मैं पीछे जाने की बजाय यहीं पे इक्वेशन 1 हाईलाइट कर दी है। तो इन चारों जगहों पे हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे। रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल यानी डी की वैल्यू भी मौजूद है, यू आर की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू, सब की वैल्यूज मौजूद है। अब क्या करना है, ये जो सी के साथ वाला फैक्टर है इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। वो क्या कॉमन लिया जा सकता है? ए सब में है ब्रैकेट के अंदर, ई की पावर योटा के आर ए वो भी है, क्योंकि इधर तो के आर प्लस वन है ना, इधर के आर माइनस वन है, तो इसका मतलब के आर तो ए तो एग्जिस्ट करता है ना भाई। माइनस ओमेगा टी इसमें भी है, माइनस ओमेगा टी इसमें भी है, माइनस ओमेगा टी इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। अब जब कॉमन लिया तो यहाँ टू के साथ तो ये वही पूरा फैक्टर है। इधर जब आप कॉमन लोगे तो कुछ बचेगा, ई की पावर योटा के ए बचेगा, क्योंकि ए को अंदर तरफ दे दोगे ना जब आप, तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर इधर इधर माइनस के साथ आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास कॉमन फैक्टर लिया और यहाँ से जो कॉमन लिया है इसको कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। आपके पास ये फैक्टर बाकी बच गया। अब इसमें थोड़ी सी हमने चेंजेस करनी है। वो चेंजेस किस लिहाज से हैं कि भाई आप जानते हैं अगर हम टू यहाँ से ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव के को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी एम सारा आ गया। अगर मैं कहूँ इसमें से टू कॉमन ले लो तो टू कॉमन लिया जा सकता है, लास्ट टू से डिवाइड हो जाएगा, इधर से बाहर चला जाएगा। हम जानते हैं कॉस थीटा की पावर योटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस योटा थीटा बाई टू होता है, तो कॉस थीटा के लिए लिखा है, तो यहाँ पे योटा के साथ के ए आ रहा है, तो के ए का किरदार थीटा वाला है, तो इसका अंदर कॉस के ए लिख दूंगा मैं। ठीक होगी बात? फिर मैं जानता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैं जानता हूँ थीटा का किरदार के ए का है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2। ओके होगी बात। अब क्या है जनाब के अब आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4c बाई एम हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि ओमेगा था, मुझे सिंपल ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा चाहिए, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दो। यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, c बाई एम स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, साइन का स्क्वायर के रूट से उड़ जाएगा, तो साइन बच जाएगा आपके पास के बाई ए। ये जो टूल बना आपके पास ये कहलाता है डिस्पर्शन रिलेशन। जरा देखो क्या ओमेगा और के का ताल्लुक मिल रहा है अब आपको, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। तो अब जरा रिजल्ट्स को देखते हैं कि भाई आपके पास ये डिस्पर्शन रिलेशन आ चुका है मोनोटॉमिक लेटस का।
अगर मैं कहूं कि मुझे W मैक्सिमम चाहिए, तो आप कहोगे ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, इस सारे का जवाब मैक्सिमम हो, तो इस सारे साइन का मैक्सिमम जवाब 1 होता है, तो 1 कब आएगा? अगर आप 1 लगा दोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा 2c/m। बात समझ गए? अब वो मैक्सिमम कब आएगा? अगर साइन का जवाब 1 होता है, साइन का जवाब 90 पे 1 होता है, यानी π/2 पे, तो ka/2 को π/2 होना चाहिए। तो यहां से 2 2 से कट जाएगा, k बराबर आ जाएगा π/a। तो इसका मतलब अब आपको पता चला कि k π/a जब होगा, उस वक्त एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी। एक बात पता चल गई। अब इसी डिस्पर्शन रिलेशन से कुछ और भी पता चल रहा है कि ओमेगा एम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्रिस्टल एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, मुख्तलिफ एटम के होंगे, मुख्तलिफ मैसेज वाले, तो जिसका मैस ज्यादा होगा एटम का, वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लो होगी। इनवर्सली रिलेशन चल रहा है, ठीक है। फिर जो डिस्पर्शन कर्व बनेगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव मोनोटॉमिक लेटस में, वो हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि उसको मैं स्केच करता हूं। जैसे मैंने कहा k की वैल्यू π/a है, तो आपने k और ओमेगा के बीच में ग्राफ बना दिया। π/a तक देखो वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव π/a तक भी वैल्यू बढ़ रही है, -2 π/a तक जाते हुए फिर 0 हो रही है। बात समझ आ गई? तो इसका ना ये पीरियोडिक है, अपने आप को रिपीट कर रही है हर कितने 2 π/a के बाद। ओके होगी बात। फिर आपके पास जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो सेटिस्फाई करेगा बहुत सारी वेव्स को। यानी आपके पास हम कहेंगे कि वेव थ्योरी जो होगी, उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ वेव है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो अगर मैं ओमेगा बाई के का ग्राफ बनाता हूं, तो वो आपके पास वेलोसिटी देगा, उसकी जो स्लोप होगी। तो अगर आप किसकी बात करते हो कि आपके ऑप्टिकल यानी वेव की बात करते हो जो वैक्यूम में है, तो c इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ट्रैवलिंग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीड ऐसे आ जाएगी। तो अब ये जो आपका टूल बन रहा है, अगर आप ओमेगा और के का एक सर्टेन लेवल तक ग्राफ बनाते हो, तो वो एक वेलोसिटी आनी है और ये कांस्टेंट आएगी, आपको एक लीनियर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है, ये आपके पास चाहिए, जो हमें डिस्पर्शन कहलाता है, और जो वो मीडियम वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्सिव मीडियम। अब आप कहोगे कि ये ग्राफ ठीक है, मान लिया कि यहां तक ऐसे, आगे जाके तो मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको भी समझते हैं। तो होगा क्या? अब हम जानते हैं वेव वेक्टर बराबर होता है 2π/λ। तो इसका मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी या के की, तो इसका मतलब के की वैल्यू कम होगी, तो डिस्पर्शन रिलेशन अच्छा होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी के की वैल्यू कम होगी, उसका लीनियर होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा, यानी डिस्पर्शन रिलेशन अच्छा होल्ड करेगा। बात समझ आ गई? तो इंटरएटॉमिक जो स्पेसिंग है वो मच स्मॉलर होगी वेवलेंथ के, तो ऐसे मीडियम को हम कंटिन्यूम बोलेंगे। लैम्डा कम करते जाओ तो आपका के बढ़ता चला जाएगा, जब के बढ़ेगा तो डिस्क्रीटनेस ऑफ लेटस मोर सिग्निफिकेंट हो जाएगी, तो एटम ज्यादा स्कैटर्ड होना शुरू हो जाएंगे वेव से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कैटरिंग होगी, उससे वेव की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो ये ग्राफ ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब जैसे ही के बढ़ाएंगे, लैम्डा कम होगा, तो आपकी स्कैटरिंग ज्यादा ग्रेटर या नुमाया हो जाएगी, जिसके नतीजे में वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कम होने से ये जो स्कैटरिंग है, ये जो डिस्पर्शन कर्व है, ये नीचे की जानिब आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ओमेगा की वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। बात समझ आ गई? तो स्ट्रेट जाने की बजाय ये नीचे आ जाएगी। तो ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पे। अब अगर हम रेड कलर की बात करें तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, तो इसका मतलब जितनी वेवलेंथ बड़ी उसकी लेस स्कैटरिंग आ जाएगी। लेस स्कैटरिंग का मतलब है लेस डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब लेस डिस्पर्शन आएगी। तो ये जो रेड कलर है उसकी ज्यादा वेलोसिटी होती है जब वो किसी डिस्पर्सिव मीडियम में से गुजर रहा होता है। ठीक होगी बात? अच्छा जी। अब क्या जनाब कि आपके पास ये जो डिस्पर्शन रिलेशन है, ये बुनियादी तौर पे ओमेगा और के के बीच में है। तो अगर आप के की वैल्यू बढ़ाते हो 0 से π/2 तक, तो ओमेगा चेंज करेगा 0 से मैक्सिमम तक। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि आपने ये साइन की वैल्यू चेंज करनी है, के की वैल्यू 0 रखो, 0 से π/2 तक रखोगे तो ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। तो जनाब यही बात कर रहे हैं कि इसका मतलब वेलोसिटी एक सर्टेन रेंज में जो होगी, सिर्फ वही आप ट्रांसमिट कर सकते हो लेटेस्ट से।
इसके अलावा कोई अगर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम वहां से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो लेटस एक्ट करता है मैकेनिकल फिल्टर, यानी एक मखसूस फ्रीक्वेंसियों को ट्रेवल करने देगा, सबको ट्रेवल नहीं करने देगा वहां से। अच्छा, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या है जनाब? तो अब हम कहते हैं दो तरह की हम वेलोसिटीज देखते हैं जब हम वेलोसिटियों का फर्क देख रहे होते हैं। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, फार्मूले आपके सामने आ जाते हैं। वी पी ओमेगा बाई के आ जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के आ जाएगा। जरा इसकी डेफिनेशंस का फर्क समझते हैं। जो फेज वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रॉपर, वो एग्जैक्टली स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रखती है, यानी ओमेगा एक सर्टेन वैल्यू रखेगी, वेव वेक्टर जो कि वेव डिस्क्राइब कर रहा होगा, यानी ओमेगा भी एक स्पेसिफिक वैल्यू वाला है। और अब आपके पास के भी, जबकि ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो ग्रुप ऑफ यानी वेव्स होती है, या हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स होती है जो लेटेस्ट में। अच्छा, इसके अलावा फर्क क्या है जनाब? कि जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा, दोनों वेलोसिटियों की वैल्यू सेम रहेगी, मगर डिस्पर्सिव मीडियम में जो फेज स्पीड और ग्रुप स्पीड डिफर कर जाएगी। वो क्या है जनाब? आपकी फेज स्पीड सी से बढ़ सकती है, जबकि ग्रुप स्पीड आपकी लेस देन सी आपके पास रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटेस्ट में जो एनर्जी और मोमेंटम है वो पल्सेस के थ्रू ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी इसका मतलब ट्रांसमिशन है, एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। अच्छा, अब जो ग्रुप वेलोसिटी आ गई आपके पास, वो अगर हम कहें कि एट द जोन बाउंड्री ऑफ मोनोटॉमिक लेटस, तो डिस्पर्शन रेशन आपने लिखा। अब आपने क्या किया, इसको एक दफा डिफरेंशिएट कर लिया के लिहाज से। अब इस पूरे में के साइन के साथ है, तो ये डेरिवेशन जब आप डिफरेंशियल उठाओगे तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो a बाई 2 आ जाएगा आपके पास। तो a बाई 2 का ये 2 से कट जाएगा, a बाहर चला गया तो मैंने कॉस के a बाई 2 लिख दिया। अब जोन बाउंड्री आप जानते हैं, के की वैल्यू मैक्सिमम जब आपने कहा था कि डिस्पर्शन होगी पाई बाई a, तो वो वैल्यू आपने पाई बाई a लगा दी। अब a से कट जाएगा, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी के। तो इसका मतलब ये ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी तो कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के एज पे जीरो हो जाती है। जीरो होने का मतलब कि आपके एनर्जी ट्रांसमिट ही नहीं होगी आपके जोन बाउंड्री से बाहर। तो ये तो स्टेशनरी वेव वाला मामला आ गया। तो इसका मतलब आपके पास ये जो स्टेशनरी वेव है वो वेव की एग्जांपल है। इसका ना उसके बाद डेफिनेट फेज वेलोसिटी तो है, मगर ग्रुप वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपने इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।